जी आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हमने एक बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ना है दैट इज एमीटर। और एमीटर के बारे में आज हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे इसको सर्किट में इस्तेमाल कैसे करते हैं और फिर ये देखेंगे कि गल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एमीटर को डिफाइन कर लेते हैं। एमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको सर्किट में इस्तेमाल करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। देखें गल्वानोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है। गल्वानोमीटर को इस्तेमाल करके हम सिर्फ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एमीटर की मदद से हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं, यानी बाकायदा बता सकते हैं कि करंट कितने एम्पेयर पास कर रहा है। ठीक है, और ये बात याद रखें कि अगर फर्ज कर लें मेरे पास ये एक सर्किट है, इसमें आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, यहां फर्ज कर लें एक लोड है और यहां हमने एक स्विच लगाया हुआ है और इधर एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरफ मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां रास्ते में हमने एक एमीटर लगा दिया। ये बात याद रखें कि सर्किट में जिस ब्रांच का करंट हमने मेजर करना है ना, एमीटर को उस ब्रांच के अंदर या उस सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 13 में, सीरीज की पहचान क्या होती है कि जिसमें करंट का एक ही रास्ता हो। अब आप गौर करें, यहां करंट का एक ही पाथ है, तो हमने एमीटर को इस तरह से लगा दिया। पैरेलल में लगाने का क्या मतलब होता है, अगर मैं एमीटर को ऐसे लगा देता ना क्रॉस में, यानी उसका एक टर्मिनल बैटरी के एक तरफ और दूसरा टर्मिनल बैटरी के दूसरी तरफ, तो इसे मैंने कहना था ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां पर हमने ऐसा नहीं करना, यहां हमने एमीटर को सीरीज में लगाना है। और सीरीज में लगाने का मकसद क्या है, जाहिर बात है हम करंट मेजर कर रहे हैं, तो जब तक करंट एमीटर के अंदर से नहीं गुजरेगा हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो इसलिए एमीटर को हमने हमेशा सीरीज में लगाना है। और दूसरी बात, एमीटर चूंकि सीरीज में लगाया जाता है, इसलिए एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत लो होनी चाहिए। अगर इसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई तो फिर ये तो करंट की वैल्यू को चेंज कर देगा, इसकी वजह से तो करंट की ओरिजिनल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस मिनिमम तरीन होनी चाहिए ताकि ये करंट की वैल्यू को चेंज ना करे और जो सर्किट में ओरिजिनल करंट है हमें उसी का पता चले। तो अब अभी तक हमने क्या किया, एमीटर की डेफिनेशन डिस्कस की, फिर हमने ये देखा सर्किट में एमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है और एंड पे हमने ये देखा कि एमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगे हैं जिसकी हेडिंग हम ये लिख सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ गल्वानोमीटर इनटू एमीटर। यानी गल्वानोमीटर जो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, अब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी उसकी मदद से हम करंट को मेजर भी कर सकेंगे। तो याद रखें, फर्ज कर लें ये हमारे पास एक गल्वानोमीटर है। गल्वानोमीटर में एक स्केल आपको नजर आ रही है और इस वक्त जो नीडल है वो 0 पे है, यानी गल्वानोमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। यह बात याद रखें कि जब भी गल्वानोमीटर, कोई भी गल्वानोमीटर जो हमें मिलता है मार्केट में, उसके अंदर से थोड़ा सा ही करंट फ्लो करे ना तो उसकी नीडल फुल पे आ जाती है। आप गौर करें, गल्वानोमीटर के एक तरफ 30 है, दूसरी तरफ -30 लिखा हुआ है, मतलब ये गल्वानोमीटर से की मदद से मेजर करने के लिए डिविजन्स हैं। और ये अगर गल्वानोमीटर की नीडल 30 पे आ गई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गल्वानोमीटर की फुल स्केल पे नीडल आ गई है। और ये बहुत थोड़े से करंट की वजह से हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो गल्वानोमीटर है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का क्या मतलब है, यानी थोड़ा सा ही करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। इसका मतलब तो यह हुआ, जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ेगा गल्वानोमीटर की नीडल 30 से भी आगे चली जाएगी, यानी रेंज से बाहर चली जाएगी। और रेंज से बाहर चली जाए तो चाहे अब आप करंट 1 एम्पेयर दे रहे हैं, चाहे 10 एम्पेयर दे रहे हैं, चाहे 100 एम्पेयर दे रहे हैं, गल्वानोमीटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने तो हमें नहीं बताना कि ये करंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसकी नीडल तो रेंज से बाहर है। उसकी तो कैपेसिटी में ही नहीं है इस करंट को देखना या ये बताना कि ये कितना करंट है। कैपेसिटी में तो तब होगा जब नीडल रेंज के अंदर रहेगी, लेकिन इसकी नीडल तो थोड़े से करंट की वजह से ही रेंज से बाहर चली जाती है।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि इस गल्वानोमीटर की मदद से करंट मेजर कर सकें, यानी ज्यादा करंट भी देख सकें, इसके लिए हमें इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि ऐसा करंट जिसकी वजह से गल्वानोमीटर की नीडल 30 पर आ जाए, यानी फुल स्केल पर आ जाए, ऐसे करंट को नाम दिया जाता है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गल्वानोमीटर, और इसको IG से जाहिर किया जाता है। और हर गल्वानोमीटर की IG की वैल्यू डिफरेंट होगी। यह गल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। फर्ज कर लें इस गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, तो इसके अंदर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला जो करंट है उसका नाम मैं रख देता हूं IG। तो यह बात तो क्लियर हो गई आपको। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपके सामने रखने लगा हूं। ये देखें, ये गल्वानोमीटर जो है ना, फर्ज कर लें इसकी IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले करंट की जो वैल्यू है वो फर्ज कर लें 1 एम्पेयर है, यानी इसके अंदर से जब भी मैक्सिमम 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा ना तो इसकी नीडल 30 पे आ जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर पीछे से 3 एम्पेयर करंट आ रहा है तो फिर क्या होगा? जारी बात है, फिर तो इसकी नीडल रेंज से बाहर चली जाएगी। अब चाहे पीछे से 3 आए या 3000 आए, इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अब हमें गल्वानोमीटर के अंदर कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। आपने कभी देखा है कि एक बड़ी रोड में काफी सारी ट्रैफिक आ रही है, कुछ ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजर जाती है और कुछ शहर के बाहर से गुजर जाती है। मोस्टली सिटीज में ऐसे होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसको बाईपास कहते हैं। उसकी वजह यह है कि सिटी के अंदर से ट्रैफिक गुजारने की कैपेसिटी थोड़ी हो जाती है, तो फिर जो मेन रोड है उसको एक दूसरा लिंक दे दिया जाता है शहर के बाहर से, और मैक्सिमम जो दूसरी ट्रैफिक है वो शहर के बाहर से गुजर जाती है। आगे चल के दोनों फिर मेन रोड पे मिल जाती हैं। यानी पीछे से मेन रोड से बड़ी ट्रैफिक आ रही है, हैवी ट्रैफिक, आगे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आगे चल के दोबारा वो आपस में मिल गई, और फिर जहां भी गाड़ियां जा रही हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। मेन करंट आ रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल I, और इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे कितना फर्ज किया है? 3 एम्पेयर। और ये बात याद रखें, ये मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं। इससे कम आएगा फिर तो हो ही जाएगा काम, लेकिन इससे ज्यादा आएगा ना तो फिर भी हम मेजर नहीं कर सकेंगे। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्ज कर लें मैक्सिमम करंट जो हम मेजर करना चाहते हैं ना वो है 3 एम्पेयर, यानी मैं एक ऐसा एमीटर डिजाइन करने वाला हूं जो ज्यादा से ज्यादा 3 एम्पेयर करंट मेजर कर सके। तो पीछे से फर्ज कर लें 3 एम्पेयर आ रहा है, इसका नाम कैपिटल I रख दें। अब आगे गल्वानोमीटर है। गल्वानोमीटर के अंदर से तो ज्यादा 1 एम्पेयर गुजर सकता है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। देखिए गुजर तो सारा ही सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पेयर गुजरे ताकि नीडल रेंज से बाहर ना जाए। तो फिर क्या करेंगे? फिर इसके साथ एक बाईपास बनाएंगे, गल्वानोमीटर को पैरेलल में एक रास्ता देंगे, यानी एक लो रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे। और इस लो रेजिस्टेंस को जो हमने पैरेलल में अटैच की है इसे शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमने गल्वानोमीटर को शंट कर दिया है, यानी गल्वानोमीटर हैज बीन शंटेड। इसे आप शंटेड गल्वानोमीटर भी कह सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द गल्वानोमीटर या इन पैरेलल टू द गल्वानोमीटर। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करेंगे, और इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि अगर पीछे से मैक्सिमम करंट 3 एम्पेयर आएगा ना तो गल्वानोमीटर से सिर्फ 1 एम्पेयर गुजरे। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, और बाकी 2 एम्पेयर शंट रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरे। अब हम इनको जरा जनरलाइज वे में बात कर लेते हैं, यानी अगर टोटल I करंट आए तो गल्वानोमीटर के अंदर से मैक्सिमम उतना गुजरे जितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी IG। तो बाकी का I माइनस IG कहां से गुजरेगा? शंट रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरेगा। अब जरा मेरी बात गौर से सुने।
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना। अब जब पीछे से 3 एम्पेयर आएगा तो गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? फुल पे, यानी 30 पे। तो क्या आप ये कहेंगे कि टोटल करंट 1 एम्पेयर आ रहा है? नहीं, 1 एम्पेयर तो वो वाला करंट है जो गल्वानोमीटर से गुजर रहा है, लेकिन टोटल तो 3 आ रहा था क्योंकि 2 बाईपास होकर यहां से गुजरा है। तो बेसिकली हमने गल्वानोमीटर को धोखा दिया है कि गल्वानोमीटर यही समझ रहा है मेरे अंदर से 1 एम्पेयर गुजर रहा है, लेकिन हमने चूंकि इस सारी वर्किंग को किया है, हमें पता है टोटल करंट 3 एम्पेयर आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने गल्वानोमीटर या इस पूरी अरेंजमेंट के अंदर से करंट गुजारने की कैपेसिटी बढ़ा दी है। अब हम ज्यादा करंट मेजर करने के काबिल हो गए हैं। यानी जब गल्वानोमीटर की नीडल 30 पे होगी तो हम ये नहीं कहेंगे 1 एम्पेयर आ रहा है, हम कहेंगे 3 एम्पेयर आ रहा है। और अगर गल्वानोमीटर की नीडल 30 का हाफ होगी यानी 15 पे होगी तो हम क्या कहेंगे कि टोटल 3 नहीं, 3 का हाफ आ रहा है 1.5। अब गल्वानोमीटर के अंदर से कितना गुजर रहा है? 1 नहीं गुजर रहा, 1 का हाफ गुजर रहा है यानी 0.5। और बाकी का जो गुजर रहा है वो 2 नहीं है, वो 2 का हाफ है यानी 1 एम्पेयर जो शंट के अंदर से गुजर रहा है। तो बेसिकली हमने ये जो सर्किट डिजाइन किया है ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर करने के लिए डिजाइन किया है, 3 एम्पेयर। तो चले मुझे ये बताएं, अगर पीछे से 3 एम्पेयर से ज्यादा आ जाए फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात है गल्वानोमीटर के अंदर से 1 से ज्यादा ही गुजरेगा और शंट के अंदर से भी 2 से ज्यादा ही गुजरेगा। तो जब गल्वानोमीटर से 1 से ज्यादा गुजरेगा इसकी नीडल तो रेंज से बाहर चली जाएगी क्योंकि अब IG से ज्यादा करंट पास कर गया इसके अंदर से, और ये करंट भी हम मेजर नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है हमेशा याद रखें, हमारे पास कोई भी वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से कुछ भी मेजर करना है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहां मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3 एम्पेयर। मैं फर्ज कर रहा हूं कि यहां जो ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर करने के हम काबिल हैं दैट इज 3 एम्पेयर। और इसको सिंबॉलिकली मैंने क्या नाम दिया है? कैपिटल आई का। गल्वानोमीटर के अंदर से मैक्सिमम जो करंट पास करवाना है दैट इज IG, और जो बाकी का करंट शंट रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर रहा है उसको हम I माइनस IG कह सकते हैं। अब शंट रेजिस्टेंस का नाम रख दें RS, गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG। RG के अंदर से करंट कितना गुजर रहा है? IG मैक्सिमम। और शंट के अंदर से कितना गुजर रहा है? I माइनस IG। अब जरा गौर करें, RG और RS ये तो आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होता है। इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस गल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आना चाहिए। यही हमारा मेन वर्किंग पॉइंट है इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन में लिख लेते हैं, ये बेसिकली हम RS के लिए डेरिवेशन करने लगे हैं कि हमने शंट रेजिस्टेंस कितनी लगानी है वो भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए डेरिवेशन हम करेंगे। फर्स्ट कर लें, हम लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गल्वानोमीटर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। गल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल को VG का नाम दे दें और शंट के अक्रॉस पोटेंशियल को VS का नाम दे दें। ओहम लॉ के मुताबिक गल्वानोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कैसे आएगी? करंट इनटू रेजिस्टेंस। गल्वानोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट गुजर रहा है? IG। तो इसकी जगह IG पुट कर दें। और गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? RG। तो एक साइड पे आ गया IG RG, दूसरी तरफ क्या आएगा? शंट रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करने वाला करंट यानी I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है? RS। अब RS का तो हमने फॉर्मूला बनाना था, तो ये I माइनस IG को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास RS इक्वल आ जाएगा IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें IG क्या है? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, दिस इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गल्वानोमीटर। RG क्या है? RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गल्वानोमीटर। I क्या है? I इज द मैक्सिमम करंट विच इज टू बी मेजर्ड, जो ज्यादा से ज्यादा करंट हमने मेजर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 एम्पेयर मैक्सिमम रेंज वाला एमीटर बनाएं तो I की जगह 3 पुट कर दें।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ज्यादा रेंज वाला एमीटर चाहिए तो आप आई की जगह 10 पुट कर दें, 20 पुट कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात याद रखें, जितनी ज्यादा रेंज वाला एमीटर आप बनाएंगे ना, नीडल उतना ही थोड़ा मूव करेगी, और नीडल जितना थोड़ा मूव करे, मेजरमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एमीटर को डिफाइन किया, फिर हमने ये देखा इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं, फिर हमने ये देखा कि इसकी रेजिस्टेंस लो क्यों होती है, फिर हमने ये देखा कि गल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कनेक्टिंग वेरी लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गल्वानोमीटर, और एंड पे हमने RS का फॉर्मूला डेराइव किया। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं, अब आप गौर करें, मुझे ये बताएं, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एमीटर कहूंगा, और आप गौर करें ये दोनों रेजिस्टेंस यानी RG और RS ये तो पैरेलल में लगे हैं, और हम ये जानते हैं चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के नतीजे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जी, इसका मतलब यह हुआ कि जो गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस थी ना, इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस उससे कम हो गई है। सो हम कह सकते हैं एमीटर की रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर के मुकाबले में काफी कम होती है। तो ये था हमारा लेक्चर।